हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट एडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो हम लोग का सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री। तो और एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़े थे। तो जो भी स्टूडेंट उसका क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो जो है हम लोग का चैप्टर होगा स्टूडेंट, वो होगा उत्तर मौर्य और गुप्त साम्राज्य और उत्तर गुप्त। ये चैप्टर जो है आज के वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को संगीत, वाद्य यंत्रों और घुड़सवारी को दर्शाने वाले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किस गुप्त शासक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त ने स्वयं को बीना बजाते हुए और अन्य शाही गतिविधियां करते हुए दर्शाने वाले सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है दशावतार मंदिर। और दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है। यह शिखर और चौकोर गर्भगृह के साथ गुप्त वास्तुकला की प्रारंभिक नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अजंता के चित्र मुख्यतः किस धार्मिक विषय से जुड़े हैं? तो अजंता के चित्र मुख्यतः जुड़े हैं बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यभट्ट जिन्होंने आर्यभट्टीय लिखा था किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान फले फूले? तो ये फले फूले थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आर्यभट्ट गुप्त भारत के सबसे प्रमुख गणितज्ञों और खगोलविदों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा आर्यभट्ट को ज्ञात नहीं थी? तो कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा जो है आर्यभट्ट को ज्ञात नहीं थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, ये जो है आर्यभट्ट को ज्ञात था। सेकंड ऑप्शन है शून्य का एक अंक के रूप में, ये भी जो है उनका अवधारणा था। नेक्स्ट है पाई की अवधारणा भी जो है आर्यभट्ट का जो था। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आर्यभट्ट का अवधारणा नहीं था, तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिए थे। कौन दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव अंकन प्रणाली का विकास किस काल में प्रमुखता से हुआ? तो दशमलव अंकन प्रणाली का विकास हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि निम्नलिखित से स्पष्ट होती है? तो गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि जो है किससे स्पष्ट होती है? तो यह स्पष्ट होती है अनेक स्वर्ण सिक्के और शिलालेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन उस काल की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। गुप्त काल के जो है आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हूनों के खदेड़ने का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है? तो हूनों को खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने गुप्त काल के उत्तरार्ध में हूनों के आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा की। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय को किसके संरक्षण में प्रसिद्धि मिली? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम के संरक्षण में जो है प्रसिद्धि मिली। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का वर्तमान स्वरूप किस काल में संकलित किया गया था? तो महाभारत का वर्तमान स्वरूप जो है किया गया था गुप्त काल में जो है संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की किस क्षेत्रीय शैली का उदय हुआ? तो ये हुआ था द्रविड़ शैली का।
क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के ताम्रपत्र अभिलेखों का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित को दर्ज करने के लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था भूमि अनुदान के लिए। कई ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों या मंदिर को दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है, जो कृषि और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता थी। तो गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो समानती तत्व और स्थानीय स्वकीयता। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त वास्तुकला में शिखर शब्द का अर्थ है। तो शिखर शब्द का अर्थ है गर्भगृह के ऊपर मीनार या शिखर। क्वेश्चन नंबर 15, कालिदास की रचनाएं किस शासक के दरबार में सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो कालिदास की रचनाएं जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा कहा जाता है कि किस विदेशी शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और भिक्षु नागसेन के साथ बातचीत की थी? तो ये कौन किया था? तो ये किया था मिनांडर प्रथम। मिनांडर प्रथम एक इंडो यूनानी राजा था। नागसेन के साथ विचार विमर्श के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और जिसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्योत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द महाक्षत्रप का तात्पर्य है। तो महाक्षत्रप का तात्पर्य क्या है? इंडो सिथियन क्षत्रप। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे प्राचीन ज्ञात संस्कृत शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने की प्रथा मौर्योत्तर काल में किस राजवंश के दौरान शुरू हुई? तो ये हुआ था सातवाहन राजवंश के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्योत्तर काल की किस संस्कृति ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया? तो सातवाहन ने जो है बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 21, इंडो यूनानी और कुषाणों जैसे विदेशी शासकों की उपस्थिति ने निम्नलिखित को प्रभावित किया। तो इंडो यूनानी और कुषाणों जैसे विदेशी शासकों की उपस्थिति ने निम्नलिखित को प्रभावित किया। तो ये प्रभावित किया था सांस्कृतिक समन्वय और सिक्का कला को। इन शासकों ने हेलेनिस्टिक कला, द्विभाषी सिक्के और ग्रीको बौद्ध संस्कृति की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 22, कुषाण आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्रोत था। तो कुषाण आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्रोत क्या था? तो भारत रोमन व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, इंडो यूनानी शासकों ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? तो इंडो यूनानी शासकों ने जो है यथार्थवादी चित्रों वाली द्विभाषी सिक्के चलाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, गंधार क्षेत्र में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। तो गंधार क्षेत्र में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई थी अरमाइक। क्वेश्चन नंबर 25, गांधार कला शैली निम्नलिखित का मिश्रण है। तो गांधार कला शैली जो है ग्रीको रोमन और भारतीय शैली का मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, मथुरा कला शैली गांधार शैली से इस मायने में भिन्न थी कि इसमें। तो मथुरा कला शैली गांधार शैली से इस मायने में भिन्न थी कि इसमें यह ज़्यादा देसी थी और इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मथुरा स्कूल शैली और सामग्री में भारतीय था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो ये सही है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन 2 दिया हुआ है बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख मिलता है। तो ये भी सही है कि बाणभट्ट के जो हर्ष चरित्र में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख मिलता है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंद यूनानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 28, हिंद यूनानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है हिंद यूनानी ने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। तो ये सही है कि हिंद यूनानियों ने जो पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया।
ऑप्शन नंबर 2 है मिनांडर हिंद यूनानी शासक था जिसकी राजधानी साकल थी। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि मिनांडर जो है हिंद यूनानी शासक था जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो साकल थी। वर्तमान में उसको बोलते हैं सियालकोट। कोई ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है गंधार कला इन्हीं की देन है। तो ये भी सही है कि गंधार कला जो है हिंद यूनानी की देन है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, इसमें चारों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शक शासक पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर शासकों के नाम अंकित होते थे। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है नाटक में पर्दा गिराने तथा उठाने की प्रथा शकों ने प्रारंभ की, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है शक सिथियन नाम से जाने जाते थे तथा भारत में उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। तो ये सही है कि शक जो है सिथियन नाम से जाने जाते थे तथा भारत में इन्हें क्षत्रप कहा जाता था। तो इसमें जो है सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है इसमें सही है। और इसमें जो है हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट शक शासक पहले शासक थे जिन्होंने जिनके सिक्कों पर शासकों के नाम अंकित होते थे। तो नहीं, ये जो है गलत है। इसमें शक शासक नहीं थे, ये जो है यूनानी शासक थे। यूनानी शासक थे जिनके सिक्कों पर शासकों के नाम अंकित होते थे। और सेकंड जो है ऑप्शन था नाटक में पर्दा गिराने तथा उठाने की प्रथा, ये जो है हिंद यूनानियों ने प्रारंभ की, ना कि शकों ने। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो गलत कथन का चयन करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रुद्रदामन प्रथम मथुरा के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। ये जो है मथुरा के शकों में सबसे अधिक शासक था, सबसे जो है प्रसिद्ध शासक था। तो नहीं, मथुरा के शासक में नहीं था, यह जो उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। नेक्स्ट ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें भी जो असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीमकडफिसेस शैव मत का अनुयायी था। तो ये सही है कि बीमकडफिसेस जो है शैव मत का अनुयायी था। सेकंड ऑप्शन है कुषाणों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाए। तो ये भी सही है कि कुषाणों ने जो है सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कुषाणों के स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से धातु की शुद्धता में उत्कृष्टता थी। तो ये सही है कि कुषाणों के स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से धातु की शुद्धता में उत्कृष्टता थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कुषाणों की पहली राजधानी विदिशा थी। तो नहीं, ये गलत है। कुषाणों की जो है पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो इनमें से किसने जो है सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो ये किया था बीमकडफिसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कौन सा जो है एक सही सुमेलित है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से चित्रित धूसर मृद भांड। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कुषाण, कुषाण से गांधार कला शैली। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की गांधार शैली निम्न समय में जो है कुषाणों के समय में फली फूली। क्वेश्चन नंबर 35 राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कुषाणों ने राज शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। तो ये सही है कि कुषाणों ने जो है राज शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। सेकंड ऑप्शन है, कुषाण शासक शिव और बुध दोनों के उपासक थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कुषाणों के समय ही बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। तो ये भी सही है कि कुषाणों के समय ही जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो नहीं, ये जो है गलत है। इसमें विक्रम संवत की शुरुआत जो है उज्जैन के किसी अज्ञात शासक या उज्जैन के किसी अज्ञात शासक ने की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय दिया गया था। तो ये सही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो नहीं, ये जो है गलत है। सॉरी स्टूडेंट, ये सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो नहीं, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 जो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, श्रेणी ही वेतन, काम के नियमों और मानकों की कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के भास्कर्याचार्य शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये संबंध नहीं है भास्कर्याचार्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 42, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। तो ये सही है कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। नेक्स्ट ऑप्शन है, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसमें 1, 3 और 4 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप या द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप या द्रोण बाप शब्द जो है भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्तोत्तर काल के संबंध में सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें।
तो सूची 1 में दिया हुआ है वंश, सूची 2 में दिया हुआ है स्थान, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट वर्धन वंश। वर्धन वंश कहाँ था? तो वर्धन वंश जो है थानेश्वर था। नेक्स्ट है मौखरी। मौखरी वंश कहाँ था? तो कन्नौज था। नेक्स्ट है गौड़। गौड़ वंश कहाँ था? तो बंगाल में था। और नेक्स्ट है मैत्रक। मैत्रक वंश कहाँ था? तो सौराष्ट्र में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? तो ये रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, एलोरा के गुहा मंदिर स्थित है। तो एलोरा के गुहा मंदिर स्टूडेंट, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा के गुहा मंदिर जो है संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 49, पुलकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। तो ये सही है कि एहोल शिलालेख जो है पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। तो ये जो है इसमें ये भी जो है इसमें सही है। इसमें पूछा था कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें जो गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये जो है इसमें गलत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नंबर 50, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। तो ये सही है कि सातवाहन शासक जो है ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। नेक्स्ट ऑप्शन है सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो ये भी सही है कि सातवाहन शासकों ने जो है बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में जो है इसमें 50 क्वेश्चन था, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।